हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। उम्मीद है आप सबकी प्रिपरेशंस अच्छी चल रही होंगी। आप लोगों के प्री बोर्ड्स चल रहे हैं, सो आई थॉट टू मेक दीज वीडियोस सो यू कैन study well in your exams. You students buck up with your syllabus as your board exams are very close. So आप जल्दी जल्दी अपनी preparations, अपना syllabus complete कीजिए ताकि आपको revision के लिए ज़्यादा से ज़्यादा time मिल सके. So in the last video we have studied till the topic of female reproductive system. In this video we will start from gametogenesis. Okay, what is gametogenesis? The process of formation of haploid gametes from the undifferentiated diploid germ cells in the gonads for sexual reproduction is called गैमीटोजेनेसिस. तो गैमीटोजेनेसिस क्या होता है? जो प्रोसेस है जहाँ पे हैप्लॉइड गैमीट्स का फॉर्मेशन होता है फ्रॉम अनडिफरेंशिएटेड डिप्लॉइड जर्म सेल्स, वो भी गोनाड्स के अंदर या सेक्स ऑर्गन्स के अंदर, उसको बोलते हैं गैमीटोजेनेसिस, जो कि हम कहाँ यूज़ कर रहे हैं? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में. ओके, गैमीटोजेनेसिस ह्यूमंस में दो टाइप का होता है. एक होता है स्पर्मेटोजेनेसिस जो कि मेल्स में अकर करता है, एक होता है oogenesis जो फीमेल्स में अकर करता है. तो स्पर्मेटोजेनेसिस क्या होता है? स्पर्मेटोजेनेसिस जब फॉर्मेशन ऑफ स्पर्मेटोजोआ, स्पर्मेटिड्स के बाद जब स्पर्मेटोजोआ का फॉर्मेशन होता है टेस्टिस के अंदर, जो कि प्रीमोर्डियल जर्म सेल से ओरिजिनेट करता है, जिसको पीजीसीज भी बोला जाता है, तो उसको हम बोलते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस. आई होप दिस इज क्लियर टू यू ऑल. तो ये जो प्रोसेस है हमारा स्पर्मेटोजेनेसिस का, ये प्यूबर्टी के टाइम पे स्टार्ट होता है, जब हमारा एक पर्टिकुलर मेल जो है उस टाइम सेक्सुअली एक्टिव होता है और वो प्यूबर्टी के टाइम पे सेक्स हार्मोन्स का सेक्रीशन कर सकता है. नाउ मूविंग टू द सेकेंड, दैट इज मल्टीप्लिकेशन फेज. अब ये स्पर्मेटोजोआ बन तो गए हैं, अब इनका मल्टीप्लिकेशन कैसे होगा? तो ये जो अनडिफरेंशिएटेड जर्म सेल है जो कि प्रेजेंट रहता है सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स में टेस्टिस के, उसको बोलते हैं हम स्पर्मेटोगोनिया या स्पर्म मदर सेल. ओके, दे इंक्रीज इन द नंबर बाय रिपीटेड माइटोटिक डिवीजन. अब इनका नंबर, जैसे फॉर एग्जाम्पल ये एक है तो एक के बाद एक, ये इनका नंबर जो है वो बढ़ता है कब? जब वो माइटोटिक डिवीजन करते हैं. ओके, सो बाय माइटोटिक डिवीजन न्यूली फॉर्म्ड स्पर्मेटोगोनियम possess the same number of chromosome. अब जब माइटोटिक डिवीजन हुआ है तो नए जो फॉर्म हुए हैं स्पर्मेटोगोनिया, वो सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स का फॉर्मेशन कर लेते हैं. अब दूसरा फेज आता है जिसको हम बोलते हैं ग्रोथ फेज. अब ये तो फॉर्मेशन तो हो गया स्पर्मेटोगोनिया का, अब इनकी ग्रोथ कैसे होती है तो वो हम पढ़ेंगे. ये जो है एक एक करके सारे स्पर्मेटोगोनिया स्पर्मेटोसाइट्स बनाते हैं, जिसको हम स्पर्म सेल भी कहते हैं. हर स्पर्मेटोगोनिया जो होता है वो डिप्लॉयड होता है और कंटेन करता है 46 नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स. ओके, इसके बाद एक फेज आता है जिसको हम बोलते हैं मैच्योरेशन फेज या फिर फॉर्मेशन ऑफ स्पर्मेटिड्स. अब कुछ स्पर्मेटोगोनिया जो होते हैं जिनको हम लोग प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स बोलते हैं, वो मियोसिस करके पीरियोडिकली मियोसिस करते हैं. अब ये जो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स है, जब वो पहला माइटोटिक डिवीजन करते हैं तो वो सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बनाते हैं, जो जिसमें 23 क्रोमोसोम्स होते हैं. फिर उसके बाद फर्दर जब वो मियोटिक डिवीजन करते हैं तो वो स्पर्मेटिड बना लेते हैं. ओके, द डिवीजन, उसके बाद जो मियोटिक डिवीजन होता है उससे जो हमारे प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स हैं, पहले तो सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बनाते हैं, फिर सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट हमारे स्पर्मेटिड्स का फॉर्मेशन कर लेते हैं. यहीं पे ये मैच्योरेशन फेज का एंड होता है. ओके, नाउ मूविंग फॉरवर्ड, स्पर्मेटिड होता क्या है? स्पर्मेटिड क्या होता है? ट्रांसफॉर्म्ड इनटू स्पर्मेटोजोआ. अब स्पर्मेटिड जो है वो स्पर्मेटोजोआ में ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं. एक प्रोसेस होता है जिसको बोलते हैं स्पर्मियोजेनेसिस, उसके थ्रू. ओके, पहले क्या था? स्पर्मेटिड था. अब स्पर्मेटिड किस में ट्रांसफॉर्म होगा? स्पर्मेटोजोआ में, एक प्रोसेस के थ्रू जिसको बोलते हैं स्पर्मियोजेनेसिस. रिमेंबर दिस, स्पर्मेटोजेनेसिस और स्पर्मियोजेनेसिस, दीज बोथ आर टू डिफरेंट टर्म्स. ओके, तो जब हमारा स्पर्मेटिड जो है ट्रांसफॉर्म होता है स्पर्मेटोजोआ में, तो दिस प्रोसेस इज नोन एज स्पर्मियोजेनेसिस. इसके बाद एक फेज आता है जिसको हम बोलते हैं डिफरेंशिएशन फेज. तो जब हमारा स्पर्मेटोजेनेसिस जो है, जो जर्म सेल क्लोजली एक दूसरे से अटैच रहते हैं, एसोसिएटेड रहते हैं सर्टोली सेल्स के साथ, जो कि एक सपोर्ट, प्रोटेक्शन और एक नरिशमेंट प्रोवाइड कराता है हमारे डेवलपिंग स्पर्मेटोजोआ को या फिर डेवलपिंग स्पर्म्स को. तो स्पर्मियोजेनेसिस के बाद स्पर्म्स का हेड जो है वो सर्टोली सेल्स में एम्बेडेड रहता है. फॉर एग्जांपल, ये अगर हमारा सर्टोली सेल्स हैं तो हमारे स्पर्म्स का हेड इस तरीके से इनके अंदर एम्बेडेड रहेगा. ओके, इस तरह से. और फाइनली रिलीज फ्रॉम सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स, और फाइनली सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल से रिलीज हो जाता है बाय द प्रोसेस कॉल्ड स्पर्मिनेशन. स्पर्मिनेशन के प्रोसेस से ये वहाँ से रिलीज हो जाता है. अब हम इसका डायग्राम अगर देखें,
येस, इट इज़ अ क्लियर कट डायग्राम। पहले क्या होता है, टाइप्स ऑफ गैमीट्स अगर हम देखें तो मल्टीप्लिकेशन स्टेज में माइटोसिस हो रहा है, जहाँ पे जर्मिनल एपिथेलियम सेल 46 जो है 2 में डिवाइड होते हैं, फिर 2 में डिवाइड होते हैं, फिर ये स्पर्मेटोगोनिया बनते हैं। अब स्पर्मेटोगोनिया में ग्रोथ फेज होता है कि स्पर्मेटोगोनिया जो है प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बनाएगा। अब प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट में मियोसिस होती है, जिससे ये 2 सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट में डिवाइड हो जाता है। अब उसके बाद सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स धीरे धीरे मियोसिस 2 करता है, जिसके बाद ये स्पर्मेटिड्स में कन्वर्ट हो जाता है, कौन से प्रोसेस के थ्रू, स्पर्मियोजेनेसिस के थ्रू। अब इसके बाद ये जो हमारा स्पर्मेटिड है ये स्पर्मेटोजोआ में कन्वर्ट हो जाता है, जिसके हेड्स जो हैं सर्टोली सेल्स में एम्बेडेड रहते हैं। ओके, आई होप दिस डायग्राम इज क्लियर टू यू ऑल। ये बहुत ही इजी डायग्राम है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट ऑल्सो फॉर योर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। नाउ मूविंग अहेड, हॉर्मोन्स एसेंशियल फॉर स्पर्मेटोजेनेसिस। कौन कौन से हॉर्मोन्स हमारे स्पर्मेटोजेनेसिस के लिए ज़रूरी होते हैं? तो स्पर्मेटोजेनेसिस जो है वो एक इज इनिशिएटेड ड्यू टू इंक्रीज इन सेक्रीशन ऑफ गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। ओके, तो ये कब होता है? जब इंक्रीज जो है सेक्रीशन का गोनाडोट्रोपिक रिलीजिंग हार्मोन, जब वो हमारा इंक्रीज हो जाता है उसका सेक्रीशन, तब जो है स्पर्मेटोजेनेसिस इनिशिएट होती है, शुरू होती है। अब ये जो GnRH, उसको गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन को GnRH भी बोला जाता है, जब इसका लेवल इंक्रीज हो जाता है इन द एंटीरियर प्यूटिट्री में, तो ये क्या करता है, 2 गोनाडोट्रोपिन्स का सेक्रेशन स्टिम्युलेट कर देता है। पहला तो हो गया ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, दूसरा FSH जिसको बोलते हैं फॉलिकल स्टिम्युलेटिंग हार्मोन। ओके, गोनाडोट्रोपिन 2 टाइप का होता है, जो कि होता है पहला ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, दूसरा फॉलिकल स्टिम्युलेटिंग हार्मोन। ये दोनों जो है वो हमारी एंटीरियर प्यूटिट्री में होते हैं, जिसकी वजह से जो कि कौन सेक्रेट कर रहा है, GnRH जिसको बोलते हैं गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। ओके, अब जो LH है हमारा ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, जो कि लीडिंग सेल पे एक्ट करता है और सेक्रीट करता है सिंथेसिस और सेक्रीशन ऑफ एंड्रोजन। एंड्रोजन भी जो हार्मोन है, LH क्या कर रहा है, एंड्रोजन का सेक्रीशन कर रहा है। और FSH जो है वो सर्टोली सेल्स पे एक्ट करता है और स्टिमुलेट करता है सेक्रीशन ऑफ सम फैक्टर्स, जो कि स्पर्मियोजेनेसिस करा रहे हैं। स्पर्मियोजेनेसिस में क्या हो रहा है, हमारा जो स्पर्मेटोजोआ है वो कन्वर्ट हो जाता है स्पर्मेटिड्स में। ओके, तो अब हम बात करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म। अगर हम देखें तो एक मैच्योर जो स्पर्मेटोजोआ है या स्पर्म सेल है वो माइक्रोस्कोपिक होता है, बहुत छोटा होता है, टैडपोल शेप का होता है, लगभग 2 से 5 माइक्रोमीटर होता है डायमीटर में और 60 माइक्रोमीटर लॉन्ग होता है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है इसकी एंटायर इनक्लोज रहती है स्पर्म की। इसमें हेड होता है, नेक होता है, मिडिल पीस होती है और एक टेल होती है। अगर हम डायग्राम देखें क्लियरली, सो येस इट इज़ अ डायग्राम। ओके, येस, तो अगर हम ये देखें, ये वाला जो पोर्शन है इसका, इसके ऊपर सबसे ऊपर प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, इसके अंदर प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर यहाँ पे एक्रोसोम, एक फ्लूइड एंजाइम होता है, जो कि फर्टिलाइजेशन के टाइम पे जो ओवा है उसको रप्चर, उसकी जो वॉल है उसको रप्चर करने में हेल्प करता है। ये इसके अंदर कुछ एंजाइम्स ऐसे प्रेजेंट होते हैं। बीच में हमारा यहाँ पे न्यूक्लियस है, फिर क्रोमोसोमल मटीरियल है, जो कि ये अपना स्पर्म जो है वो ओवा के अंदर ट्रांसफर करता है, जिसके बाद जाइगोट का फॉर्मेशन होता है। ये इसका नेक है, फिर ये मिडिल पीस है जहाँ पे बहुत सारे माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट होते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया क्या काम कर रहे हैं, इसको एनर्जी दे रहे हैं ताकि ये जल्दी से जल्दी इसका मोटिलिटी जो है वो आगे चलती रहे और ये मूवमेंट करता रहे आगे फर्टिलाइजेशन के लिए। इसके बाद ये टेल है जो कि हमारी मूवमेंट में हेल्प करती है। ओके, इसके बाद एक एक करके हम इसके समझते हैं क्या है ये। हेड क्या होता है, हेड जो है इसका फ्लैट, ओवल और कंपोज होता है लार्ज हैप्लॉइड न्यूक्लियस से, बहुत सारे हैप्लॉइड न्यूक्लियस से बना होता है। एक स्मॉल इंटीरियर कैप लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसको बोलते हैं एक्रोसोम, जो हमने पढ़ाई है। जो टिप है न्यूक्लियस की एंड फ्रॉम गोल्जी कॉम्प्लेक्स, ठीक है, लाइज एट टिप, ये टिप पे लाई करता है न्यूक्लियस के और क्या फॉर्म करता है, गोल्जी कॉम्प्लेक्स। इसमें हाइड्रोलिटिक एंजाइम, जैसा कि मैंने अभी बताया, हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स इसमें प्रेजेंट होते हैं, जो कि यूज करते हैं ताकि वो पेनिट्रेट कर सके एग के अंदर फर्टिलाइजेशन के टाइम पे। ओके, इसीलिए ये मेन एक्रोसोम का काम ही यही है कि ये एग के अंदर पेनिट्रेशन करने में हेल्प करता है। ओके, नाउ मूविंग फॉरवर्ड, नेक क्या काम कर रहा है। नेक जो होता है शॉर्ट होता है, कंटेन करता है 2 सेंट्रियोल्स, एक लाइंग बिहाइंड द अदर एट राइट एंगल्स, एक के पीछे एक होता है प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल, दूसरा होता है डिस्टल सेंट्रियोल। ओके, प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल क्या है, ये रोल प्ले करता है फर्स्ट क्लीवेज ऑफ जाइगोट, पहले क्लीवेज ऑफ जाइगोट में हेल्प करता है। दूसरा जो है वो एक्सियल फिलामेंट ऑफ द स्पर्म में को निकालने में हेल्प करता है। अगर बात करें मिडिल पीस की, तो ये सिलिंड्रिकल होता है एंड नोन एज द पावर हाउस ऑफ द स्पर्म। ये सिलिंड्रिकल होता है। नेक पीस जहाँ पे बहुत सारे माइटोकॉन्ड्रिया हमने देखे थे, इस तरीके से प्रेजेंट था वो, तो इसको बोलते हैं सिलिंड्रिकल। और ये पावर हाउस होता है, यहाँ पे बहुत सारे माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट होते हैं ताकि वो एनर्जी प्रोवाइड करा सके टेल की मूवमेंट के लिए और स्पर्म की मोटिलिटी को बढ़ाएं फर्टिलाइजेशन कराने में। ओके, अब हम बात करते हैं टेल की। टेल जो होती है यहाँ पे लॉन्ग सिलिंड्रिकल होती है, टैपरिंग स्ट्रक्चर होता है, मतलब थोड़ा सा शार्प सा स्ट्रक्चर होता है, जो कि फॉर्म्ड ऑफ साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म का बना होता है। फाइन थ्रेड होती है जिसको एक्सियल फिलामेंट बोलते हैं, जो कि कहाँ से शुरू होती है, पोस्टीरियर सेंट्रियोल से शुरू होती है और ट्रांसवर्स द मिडिल पीस एंड द टेल। ओके, नाउ मूविंग फॉरवर्ड,
यार दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। जो स्पर्मेटोजोआ है वो स्विम करता है बाय वाइब्रेटिंग देयर टेल। स्पर्मेटोजोआ इस तरीके से स्विम करता हुआ जाता है अपनी टेल को वाइब्रेट करते हुए, और उसके बाद एक फ्लूइड मीडियम में, जो कि फिर ओवा को वो सर्च करता है कि कहाँ पे ओवा है, उसके बाद वो फर्टिलाइजेशन करता है। तो अगर जो स्पर्म है वो फेल हो जाता है ओवम के साथ कांटेक्ट करने में एक स्पेसिफिक पीरियड तक, तो वो एग्जॉस्ट हो जाता है, उसकी एनर्जी खत्म हो जाती है और वो स्पर्म वहाँ पे डाई ऑफ हो जाता है। ओके, सो नोट दैट जो ह्यूमन फीमेल है वो इजैकुलेट करता है लगभग 200 to 300 मिलियन स्पर्म्स ड्यूरिंग अ क्वाइटस। एक क्वाइटस के टाइम लगभग 200 से 300 मिलियन स्पर्म सेक्रीट होते हैं। और एक नॉर्मल फर्टिलिटी अगर देखें तो 60% जो है उनमें से नॉर्मल शेप और साइज के होते हैं, बाकी बचे हुए 40 जो होते हैं वो विग्रस मोर्टेलिटी होती है। मतलब एक तरीके से देखा जाए तो वो इक्वली वैसे नहीं होते हैं कि वो फर्टिलाइजेशन करवा पाएँ। ओके, नाउ ये तो हो गया हमारा स्पर्मेटोजेनेसिस। अब हम बात करते हैं oogenesis की। oogenesis में क्या हो रहा है? इट इज अ प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ मैच्योर फीमेल गैमीट। वहां पे क्या था स्पर्मेटोजेनेसिस? जब हमारा मेल गैमीट का फॉर्मेशन हो रहा है। जब हमारा फीमेल गैमीट का फॉर्मेशन हो रहा है तो यहाँ पे फीमेल गैमीट बनता है, इसको हम बोलते हैं oogenesis। तो जो प्रोडक्शन है एग का इन फीमेल, ये शुरू होता है बर्थ से पहले लेकिन कंप्लीट होता है आफ्टर फर्टिलाइजेशन। ओके, इसका जो पहला फेज आता है इसको बोलते हैं मल्टीप्लिकेशन फेज। इसमें जो सेल्स हैं इसके जर्मिनेट करते हैं ऑफ जर्मिनल एपिथेलियम, ये माइटोटिक डिवीजन करते हैं और अनडिफरेंशिएटेड जर्म सेल बनाते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं? उगोनिया या फिर एग मदर सेल। ओके, जिसके हर उसके अंदर एक फीटल ओवरी प्रेजेंट रहती है। क्या प्रेजेंट रहती है? फीटल ओवरी। ये सेल्स जो है वो धीरे धीरे डिवीजन करते हैं और एक प्रोफेज 1 स्टेज में एंटर करते हैं ऑफ मियोटिक डिवीजन। उसके बाद ये टेम्परेली अरेस्ट हो जाते हैं इस स्टेज में, जिसको हम प्राइमरी oocyte बोलते हैं। प्राइमरी oocyte जो है वो टेम्परेली अरेस्ट हो जाती है। ओके, और ये होती है मेजरली एनाफेज स्टेज में जाके अरेस्ट होती है। ग्रोथ फेज की अगर हम बात करें तो इसका जो प्राइमरी oocyte है फिर वो सराउंडेड रहता है एक सिंगल लेयर से, जिसको ग्रैनुलोसा सेल्स कहते हैं, और ये प्राइमरी फॉलिकल का फॉर्मेशन कर लेता है। रिमेंबर दिस, प्राइमरी फॉलिकल जो होता है उसके ऊपर एक लेयर होती है सेल्स की, जिसको ग्रैनुलोसा सेल्स बोलते हैं। और जो प्राइमरी फॉलिकल है वो सराउंडेड रहता है ज़्यादा से ज़्यादा लेयर से ग्रैनुलोसा की, जो कि एंड अ न्यू थिका, एक नया थिका बनाता है ताकि वो सेकेंडरी फॉलिकल का फॉर्मेशन कर पाए। ओके, नाउ प्लीज नोट दैट अबाउट 2 मिलियन ऑफ दीज फॉलिकल, लगभग 2 मिलियन से ज़्यादा ये फॉलिकल्स जो हैं वो एक फीमेल में एग्जिस्ट करते हैं बर्थ से पहले, और लार्ज नंबर ऑफ ये फॉलिकल्स जो हैं वो डीजनरेट कर जाते हैं ड्यूरिंग द फेज फ्रॉम बर्थ टू प्यूबर्टी। बर्थ से लेकर प्यूबर्टी तक बहुत सारे जो इसमें से फॉलिकल्स हैं वो डीजनरेट भी हो जाते हैं, और प्यूबर्टी के टाइम पे लगभग 60,000 से 80,000 प्राइमरी फॉलिकल्स जो हैं वो लेफ्ट रह जाते हैं ईच फॉलिकल में। ओके, उनमें से एक जो है वो रिलीज होता है ताकि वो फर्टिलाइजेशन करवा पाए। इसके बाद हम बात करते हैं मैच्योरेशन की। तो इन दिस फेज जो सेकेंडरी फॉलिकल है वो धीरे धीरे ट्रांसफॉर्म हो जाता है टर्शरी फॉलिकल में। पहले प्राइमरी था, फिर सेकेंडरी हुआ, फिर वो टर्शरी में फॉर्मेशन कर लेता है। और ये जो कैरेक्टरिस्टिक है बाय अ फ्लूइड कैविटी कॉल एंट्रम, दीज आर द कैरेक्टराइज। और ये सब किस वजह से कैरेक्टराइज होता है? एक फ्लूइड कैविटी से, जिसको बोलते हैं हम एंट्रम। ओके, उसके अंदर होती है थिका लेयर जो होती है वो ऑर्गेनाइज रहती है इनटू अ इनर थिका। थिका लेयर के अंदर एक इनर थिका होती है और एक आउटर थिका एक्सटर्ना होती है जो बाहर की होती है। प्राइमरी oocyte जो है फिर वो टर्शरी फॉलिकल ग्रो करता है साइड में, फिर फुली ग्रो करता है प्राइमरी oocyte, कंप्लीट इट्स फर्स्ट माइटोटिक डिवीजन। अब जो है प्राइमरी oocyte अपना पहला मियोटिक डिवीजन कंप्लीट कर लेता है और 2 डॉटर न्यूक्लियाई प्रोड्यूस करता है लार्ज हैप्लॉइड सेल के, जिसको हम क्या बोलते हैं? सेकेंडरी oocyte। और टीनी वन जो है उसको बोलते हैं फर्स्ट पोलर बॉडी। ओके, क्या बोलते हैं? फर्स्ट पोलर बॉडी। सेकेंडरी oocyte जो है वो रिटेन करता है बल्क ऑफ न्यूट्रिएंट, क्योंकि उसके अंदर बहुत सारा न्यूट्रिएंट प्रेजेंट होता है और रिच साइटोप्लाज्म होता है, जिसको हम लोग प्राइमरी oocyte बोलते हैं। तो हमारा टर्शरी फॉलिकल जो है उसमें फर्दर चेंजेस आते हैं, जो कि इनटू अ मैच्योर फॉलिकल और ग्राफियन फॉलिकल। फिर टर्शरी के बाद पहले क्या था हमारा? प्राइमरी। प्राइमरी के बाद हमारा क्या आया? सेकेंडरी। टर्शरी, उसके बाद टर्शरी, फिर उसके बाद मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल। ओके, तो रिमेंबर दिस। उसके बाद जो सेकेंडरी oocyte है वो फॉर्म करता है एक नया मेम्ब्रेन, जिसको हम बोलते हैं जोना पेल्यूसिडा। अराउंड इट, अपने चारों तरफ जोना पेल्यूसिडा की एक लेयर ये ग्राफियन फॉलिकल सेकेंडरी oocyte जो है वो फॉर्म कर लेता है और धीरे धीरे सेकेंड माइटोटिक डिवीजन करता है, जो कि सस्पेंडेड रहता है मेटाफेज 2 स्टेट में जब तक स्पर्म जो है उसके अंदर एंटर नहीं करता। ग्राफियन फॉलिकल है फिर रप्चर कर जाता है और पहला सेकेंडरी oocyte अपना ओवरी से रिलीज कर देता है, और जो रिलीज है इस जो सेकेंडरी oocyte का फ्रॉम द ओवरी, इसी प्रोसेस को हम बोलते हैं ओव्यूलेशन। क्या बोलते हैं? ओव्यूलेशन। जब पहला हमारा सेकेंडरी oocyte जब ओवरी से सेक्रीट होता है या रिलीज होता है, इसको हम बोलते हैं ओव्यूलेशन। ओके ओके, दिस इज द डायग्राम। पहले क्या था हमारा? जर्म सेल था, ये उगोनियम था, इसने माइटोटिक डिवीजन किया, एडिशनल उगोनिया के साथ प्राइमरी oocyte बनाई। प्राइमरी oocyte ने फिर मियोसिस 1 की और सेकेंडरी oocyte बनाई, और प्राइमरी oocyte ने दूसरी तरफ पहली पोलर बॉडी बना के सेकेंड पोलर बॉडी बनाई। फिर इसने सेकेंडरी ने क्या करा? टर्शरी बनाई। फिर उसके बाद इसने मतलब उसके स्पर्म के साथ फ्यूज करके जाइगोट का फॉर्मेशन कर लिया। ओके, फिर कुछ जो है इनमें से डीजनरेट भी कर जाते हैं उससे बर्थ से पहले।
ओके ओवम के बारे में अगर हम बात करें तो ओवम एक राउंड नॉन मोटाइल सेल होता है, मतलब ये मूव नहीं करता, एक ही जगह पे रहता है। और ह्यूमन में एक ओवम जो है वो यॉक फ्री होता है, उसके अंदर यॉक प्रेजेंट नहीं होता। यॉक क्या होता है? येलो कलर का पोर्शन होता है जो अंदर प्रेजेंट होता है, और ये एलिसिथल होता है। जिसमें यॉक नहीं प्रेजेंट होता है उसको बोलते हैं एलिसिथल। तो इट हैज़ अ एबेंडेंट साइटोप्लाज्म, इसमें बहुत सारा साइटोप्लाज्म होता है जिसको हम लोग ऊप्लाज्म बोलते हैं, और बहुत सारे लार्ज न्यूक्लियस होते हैं जिसको हम लोग जेमिनल वेसिकल बोलते हैं, विद अ प्रोमिनेंट न्यूक्लियोलस एट द सेंटर, और बीच में एक प्रोमिनेंट न्यूक्लियोलस भी प्रेजेंट रहता है। अब अगर हम बात करें मेंस्ट्रुअल साइकिल की, तो जो रिप्रोडक्टिव साइकिल है फीमेल प्राइमेट्स में, जैसे कि मंकी, एप्स और ह्यूमंस में, उसको हम बोलते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल। ओके तो पहला मेंस्ट्रुएशन जो होता है वो बिगिन करता है प्यूबर्टी के टाइम पे, इसी को बोलते हैं मेनाक। जब प्यूबर्टी के टाइम पे फर्स्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल अकर होती है उसको बोलते हैं मेनाक। और जो फीमेल है उसमें मेंस्ट्रुअल जो होता है वो रिपीट होता है एक एवरेज इंटरवल ऑफ टाइम में, लगभग 28 टू 29 डेज में। और जो ह्यूमन फीमेल है उसमें मेंस्ट्रुअल साइकिल जब स्टॉप होती है अराउंड 45 टू 50 ईयर्स ऑफ एज पे, इस एज को हम बोलते हैं मेनोपॉज। पॉज मतलब रुकना, तो वहाँ पे हमारी मेंस्ट्रुअल साइकिल एक विमेन में स्टॉप हो जाती है। तो अगर हम इस पूरे सेंटेंस को कंक्लूड करें तो ये कह सकते हैं कि ये एक विमेन की रिप्रोडक्टिव लाइफ जो है वो स्टार्ट होती है मेनाक से और एंड होती है मेनोपॉज पे। ओके तो जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है उसमें 4 फेजेस हमारे आते हैं। पहला फेज हो गया मेंस्ट्रुअल फेज, तो इसमें साइकिल जो है स्टार्ट करती है मेंस्ट्रुअल फेज से और ये लगभग 3 से 5 दिन तक चलती है। इसमें फॉलोइंग इवेंट्स होते हैं। पहला, अगर फर्टिलाइजेशन अकर नहीं कर रहा है तो जो अनफर्टिलाइज्ड एग है वो ऑटोलाइसिस करेगा, मतलब अपने आप टूट जाएगा। ओके तो जो रिडक्शन हो रहा है एलएच लेवल में, तो एलएच लेवल मतलब ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन जो हमारा निकल रहा था या एफएसएच जो दोनों थे, तो एलएच का जो लेवल है वो कम हो जाएगा कार्पस ल्यूटियम के अंदर बाय ऑटोलाइसिस, और एक कॉन्सिक्वेंट फॉल हो जाएगा प्रोजेस्टेरॉन में। प्रोजेस्टेरॉन जो हमारा हार्मोन है उसका लेवल जो है वो गिर जाएगा ब्लड के अंदर, और यूटराइन लाइनिंग जो है, यूट्रस में जो लाइनिंग होती है वो डाई कर जाएगी क्योंकि वहाँ पे प्रोजेस्टेरॉन प्रेजेंट नहीं है, जिसकी वजह से वो स्लॉड ऑफ हो जाएगी, मतलब टूट जाएगी, और ब्लड वेसल वहाँ पे रप्चर कर जाएंगी जिसकी वजह से ब्लीडिंग अकर करेगी, जिसको हम क्या बोलते हैं मेंस्ट्रुअल फ्लो। इसके बाद एक फेज आता है जिसको हम बोलते हैं फॉलिक्यूलर फेज, जिसको प्रोलिफरेशन या प्लोरिप्रेटिव फ्लो फेज भी बोला जाता है। ये शुरू होता है लगभग 14th डे पे, और प्राइमरी फॉलिकल जो है ओवरी के अंदर वो ग्रो करती है और ग्राफियन फॉलिकल का फॉर्मेशन कर लेती है। एंडोमेट्रियम वहीं उसी तरफ क्या करती है, यूट्रस को रीजनरेट कर जा देती है, जिसको हम प्रोलिफरेशन बोलते हैं। और चेंज जो हो रहा है ओवरी के अंदर और यूट्रस के अंदर, वो चेंजेस जो है किसके अंदर आ रहे हैं, प्यूट्यूटरी में और ओवरियन हार्मोन के अंदर आ रहे हैं। इसके बाद जो सेक्रीशन है जीएनआरएच का, या फिर कह सकते हैं एलएच और एफएसएच का, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन और फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ये इंक्रीज होते हैं ड्यूरिंग फॉलिकुलर फेज और स्टिमुलेट करते हैं फॉलिकुलर डेवलपमेंट को, एज वेल एज सेक्रीशन ऑफ एस्ट्रोजन ड्यूरिंग द फॉलिकल। इस टाइम जो सेक्रीशन है एस्ट्रोजन का वो हमारा इंक्रीज हो जाता है। ओके नाउ मूविंग टू द ओव्यूलेटरी फेज। ओव्यूलेटरी फेज में क्या हो रहा है, दोनों एलएच और एफएसएच जो हैं वो एक पीक लेवल पे पहुंच जाते हैं, बहुत ऊंचे लेवल पे पहुंच जाते हैं मिडिल ऑफ द साइकिल पे, लगभग 14th डे पे। अब जो रैपिड सेक्रीशन है एलएच का लीडिंग टू इट्स मैक्सिमम लेवल, जब ये मैक्सिमम लेवल पे पहुंच जाता है मिड साइकिल में, तो इसको बोलते हैं एलएच सर्ज। ओके जब इसका लेवल बहुत हाई हो जाता है तो इसको बोलते हैं एलएच सर्ज, और इसकी वजह से जो रप्चर है ग्राफियन फॉलिकल का, उसकी वजह से क्या होता है, ये ओवम रिलीज हो जाता है, इसी को बोलते हैं ओव्यूलेशन। अब जो ओव्यूलेशन है इसको ओव्यूलेटरी फेज भी बोलते हैं। ये कब होता है, ये होता है ल्यूटल फेज पे, इसको बोलते हैं ल्यूटल फेज। ओके अभी जो ल्यूटल फेज होता क्या है, ये स्टार्ट होता है लास्ट तक रहता है 10th डे तक। ओके जो रिमेनिंग पार्ट है ग्राफियन फॉलिकल का वो ट्रांसफॉर्म हो जाता है कार्पस ल्यूटियम में, जो बचा हुआ ग्राफियन फॉलिकल का पार्ट है वो कार्पस ल्यूटियम में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। और जो पीक है एलएच का टुगेदर विद प्रोलैक्टिन हार्मोन, उसके साथ प्रोलैक्टिन हार्मोन मिलके एंटीरियर पिट्यूटरी में स्टिमुलेट करते हैं फॉलिकल सेल्स को, और वहाँ पे ग्राफियन फॉलिकल को एम्प्टी कर देते हैं ताकि वो कार्पस ल्यूटियम का फॉर्मेशन कर पाए। ओके पहले क्या था, ग्राफियन फॉलिकल था टर्शरी के बाद, उसके बाद वो ग्राफियन फॉलिकल किसमें कन्वर्ट हो जाता है, कार्पस ल्यूटियम में। नाउ मूविंग फॉरवर्ड, कार्पस ल्यूटियम सेक्रीट करता है बहुत सारा अमाउंट में प्रोजेस्टेरॉन, जो कि एसेंशियल होता है इन मेंटेनिंग एंडोमेट्रियम। एंडोमेट्रियम क्या है, जो इनर लाइनिंग है हमारे यूट्रस की, ओके उसके मेंटेनेंस में ये बहुत हेल्प करता है। नाउ मूविंग फॉरवर्ड, एंडोमेट्रियम क्या है, ये नेसेसरी होता है फॉर द इम्प्लांटेशन ऑफ द फर्टिलाइज्ड ओवम। अब जो फर्टिलाइजेशन के टाइम पे जो जाइगोट का फॉर्मेशन हुआ है उसका इम्प्लांटेशन भी जरूरी है, मतलब ये यूट्राइन वॉल पे आके अटैचमेंट होगा इसका यूट्राइन वॉल से, फिर वहाँ पे ग्रोथ करेगी बेबी की। तो ये जो है एंडोमेट्रियम जो है इसके लिए नेसेसरी है ताकि वहाँ पे फर्टिलाइज ओवम जो है और अदर इवेंट जो है प्रेगनेंसी के वो अकर कर सकें यूट्रस के अंदर। तो अगर फर्टिलाइजेशन नहीं हो रहा है तो जो कार्पस ल्यूटियम है वो डिजेनरेट कर जाएगा, क्योंकि अब वहाँ पे उसका कोई भी यूज नहीं है, जिसकी वजह से जो डिसइंटीग्रेशन है एंडोमेट्रियम का, एंडोमेट्रियम टूट जाएगी जिसकी वजह से मेंस्ट्रुएशन अकर करेगा और एक नई साइकिल फिर से स्टार्ट हो जाएगी। ओके आई होप दिस टॉपिक इज क्लियर। अब अगर हम बात करें, ये इसका डायग्राम है,
तो डेवलपिंग फॉलिकल है ये पहले, सेकेंडरी, टर्शरी, फिर मैच्योर फॉलिकल, फिर उसके बाद ये ओव्यूलेशन हो गया, मतलब जब ओवा रिलीज हो गया, फिर उसके बाद कार्पस ल्यूटियम डेवलप हो गई ग्राफियन के बाद, फिर वो कुछ डीजनरेटिंग हो गए। ओके, तो ये चीज़ ध्यान रखना आप लोग कि ये जो मिडिल ऑफ द साइकिल है इसके बाद प्रोजेस्टेरॉन का लेवल बढ़ता है और बीच में ऑस्ट्रोजन का लेवल बढ़ जाता है। तो पहला हमारा फेज था मेंस्ट्रुएशन जो 1 से 4 दिन तक चलता था, फिर फॉलिकुलर फेज था जो 4 से 14 दिन तक चलता था, फिर ल्यूटियल फेज है जो कि 15 से 28 दिन तक, फिर नेक्स्ट साइकिल हमारी दोबारा से यहाँ पे कंटिन्यू हो जाती है। ओके, आई होप दिस टॉपिक इज क्लियर टू यू ऑल। इसके बाद आता है हमारा फर्टिलाइजेशन। ओके, नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट टॉपिक दैट इज फर्टिलाइजेशन। तो जो प्रोसेस है जहाँ पे एक स्पर्म और एक ओवा फर्टिलाइज कर रहे हैं उसको हम बोलते हैं फर्टिलाइजेशन। जहाँ पे ड्यूरिंग क्वाइटस, क्वाइटस मतलब इंटरकोर्स के टाइम पे जब सेमेन रिलीज होता है बाय पेनिस इनटू द वेजाइना, उसको बोलते हैं इंसेमिनेशन। ये हम लोग ने पहले पढ़ा भी है। उसके बाद एक मोटाइल स्पर्म जो है वो स्विम करता है रैपिडली थ्रू अ सर्विक्स, सर्विक्स जो कि एक फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में अकर करता है, इनटू द यूट्रस। फिर उसके बाद वो एम्प्यूलरी और इस्टमस के जंक्शन में पहुंच जाता है ओविडक्ट के, जहाँ पे मेन फर्टिलाइजेशन का इवेंट अकर करता है। ओके, मूविंग फॉरवर्ड, एक स्पर्म जो है वो उसके जोना पेल्यूसिडा एक लेयर होती है जो ओवम के बाहर साइड में प्रेजेंट होती है, उसके कॉन्टैक्ट। इसके बाद जब स्पर्म एक कांटेक्ट में आता है जोना पेल्यूसिडा के लेयर के जो कि ओवम में प्रेजेंट है, वो इंड्यूस करता है चेंजेस जो एक मेम्ब्रेन में आती हैं, फिर वो ब्लॉक कर देता है एडिशनल स्पर्म की एंट्री को। मतलब केवल एक ही स्पर्म जो है उस जोना पेल्यूसिडा की लेयर को क्रॉस कर पाएगा, बाकी सारे जो है वो वहीं पे ब्लॉक हो जाएंगे। और ये जो हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स हैं जो कि एक्रोजोम में प्रेजेंट होते हैं स्पर्म के, ये हेल्प करते हैं ये जोना पेल्यूसिडा को वहाँ पे डिजोल्व कर देते हैं, तोड़वा देते हैं, और प्लाज्मा मेम्ब्रेन को भी ओवम के, और धीरे धीरे स्पर्म का हेड जो है वो अलाउड करता है उसके अंदर जाने के लिए, और साइटोप्लाज्म जो है ओवम के जो साइटोप्लाज्म है उसमें ये एंटर कर जाता है, जो कि क्या होता है सेकेंडरी oocyte। ओके, और धीरे धीरे अपना जेनेटिक मटेरियल भी उधर ट्रांसफर कर देता है। अल्टीमेटली फिर ये डिप्लॉयड जाइगोट का फॉर्मेशन कर लेता है जो कि फ्यूजन ऑफ स्पर्म एंड ओवम से बना है। ओके, अब ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी, प्रेगनेंसी के टाइम पे जो भी इवेंट्स हमारे मेंस्ट्रुअल साइकिल में स्टॉप हो जाते हैं, जितने भी, जैसे फॉर एग्जांपल मेंस्ट्रुअल ल्यूटियल फेज, प्रोलिफरेशन फेज, ग्रोथ फेज, ये सारा हमारा प्रेगनेंसी के टाइम पे स्टॉप हो जाता है, और कोई भी मेंस्ट्रुएशन जो है वो ड्यू टू हाई लेवल ऑफ प्रोजेस्टेरॉन वहाँ पे अकर नहीं करता है। मूविंग फॉरवर्ड, इम्प्लांटेशन क्या होता है? तो जो जाइगोट है वो डिवाइड करता है रैपिडली माइटोटिक डिवीजन से, जैसे ही वो मूव करता है इस्टमस में जो कि ओविडक्ट में प्रेजेंट है, और टुवर्ड्स द यूट्रस जिसको हम क्या बोलते हैं क्लीवेज। ओके, तो एज अ रिजल्ट जिसके बाद पहले ये 2 सेल बनता है, फिर 4, फिर 8, फिर 16 और डॉटर सेल्स में कन्वर्ट हो जाता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं ब्लास्टोमर्स। फिर जब एक ब्लास्टोमर जब 8 से 16 सेल्स के स्टेट पे पहुंचता है तो इसको बोला जाता है मॉर्यूला। ओके, जब एक जाइगोट के अंदर 8 से 16 सेल्स तक होते हैं तो इसको मॉर्यूला बोलते हैं, और जो मॉर्यूला है वो फिर आगे जाके और डिवाइड करके किस में कन्वर्ट हो जाता है, लार्ज मास ऑफ सेल्स में, जिसको हम बोलते हैं ब्लास्टोसिस्ट, जो कि पास होता है यूट्रस के अंदर। अब यूट्रस के अंदर इस पर्टिकुलर जाइगोट का या इस एम्ब्रियो का फर्दर डेवलपमेंट होगा, जिसको हम क्या कहते हैं, जिसको हम कहते हैं ब्लास्टोसिट्स। अब इसके अंदर जाके ये फर्दर डिवाइड करेगा। तो ब्लास्टोमियर्स इन द ब्लास्टोसिट्स आर अरेंज इनटू एन आउटर लेयर, एक आउटर लेयर में इसकी जो प्रेजेंट होती है उसको बोलते हैं ट्रोफोब्लास्ट। एक इनर ग्रुप ऑफ सेल्स होता है जो कि अटैच रहता है ट्रोफोब्लास्ट से, और एक इसको बोलते हैं इनर सेल मास। ओके, जो ट्रोफोब्लास्ट की लेयर है वो गेट अटैच टू द सेल ऑफ द एंडोमेट्रियम, ये जो एंडोमेट्रियम के जो सेल्स हैं उनसे अटैच कर जाती है, और उसका जो इनर मास है वो एक नए एम्ब्रियो का फॉर्मेशन करता है, गिव राइज टू एम्ब्रियो आफ्टर अटैचमेंट। अब जब ये यूट्राइन वॉल के साथ अटैच हो गई है तो जो सेल्स हैं एंडोमेट्रियम के वो डिवाइड करते हैं रैपिडली और कवर करते हैं ब्लास्टोसिट्स को, और जो ब्लास्टोसिस्ट है इसके बाद जब ये एंडोमेट्रियम में इम्बेड हो जाता है यूट्रस के, तो इस प्रोसेस को बोला जाता है इम्प्लांटेशन, जो कि प्रेगनेंसी को लेड करता है। ओके, ब्लास्टोसिस्ट जब इम्बेड हो जाता है एंडोमेट्रियम की लाइनिंग में यूट्रस के, तो ये इम्प्लांटेशन इस प्रोसेस को बोलते हैं, जिसके बाद प्रॉपर प्रेगनेंसी का आगे का फेज जो है वो स्टार्ट होता है। आई होप इट इज़ क्लियर। इसके बाद आता है हमारा एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट। जो सेल्स हैं ट्रोफोब्लास्टिक वो डिफ्रेंशिएट करते हैं इनर लेयर में, फिर आउटर लेयर में, और जो आउटर लेयर है उसको बोलते हैं क्रॉनिक, और फॉर्म करते हैं क्रॉनिक विलाय, बहुत सारे विलाय यानी कि नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज फॉर्म करता है, जो कि फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं जो कि एंडोमेट्रियम में फॉर्म होते हैं। अब ये जो प्लेसेंटा है ये लगभग 8 से 9 दिन में फॉर्म हो जाती है, जब एक यूट्राइन वॉल में जब एक ब्लास्टोसिस अटैच होता है या इम्बेड करता है। इम्प्लांटेशन के 8-9 दिन बाद प्लेसेंटा का फॉर्मेशन हो जाता है। ओके, अब फंक्शन क्या है प्लेसेंटा का, प्लेसेंटा क्यों ज़रूरी है? तो प्लेसेंटा प्रोवाइड करती है न्यूट्रिएंट और ऑक्सीजन को टू द डेवलपिंग एम्ब्रियो।
और ये एक्ट करता है एंडोक्राइन टिश्यू की तरह और प्रोड्यूस करता है बहुत सारे हार्मोन्स जैसे कि ह्यूमन क्रोनियन गोनाडोट्रोपिन HCG, ह्यूमन प्लेसेंटल लैक्टोजन, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन, जो कि एसेंशियल होते हैं प्रेगनेंसी को मेंटेन करने के लिए। अब अम्बिलिकल कॉर्ड क्या है? अम्बिलिकल कॉर्ड कनेक्ट करती है प्लेसेंटा को एम्ब्रियो से, जो कि हेल्प कर रहा है ट्रांसपोर्ट ऑफ सब्सटेंसेस का टू एंड फ्रॉम द एम्ब्रियो। टू एंड फ्रॉम मतलब ये ले जाने में भी और वापस लाने में भी हेल्प करता है मदर की बॉडी से और बेबी की बॉडी में। ओके, जो इनर सेल मास है जिसको ब्लास्टोसिस्ट बोलते हैं, वो डेवलप होता है 3 लेयर में। आउटर लेयर को हम बोलते हैं एक्टोडर्म, जो बाहर की लेयर होती है। ओके, इनर लेयर को हम बोलते हैं एंडोडर्म और मिडिल लेयर को हम बोलते हैं मीजोडर्म। जो इनर सेल मास है वो कंटेन करता है सर्टेन सेल्स जिसको हम बोलते हैं स्टेम सेल्स, जिनके अंदर पोटेंसी होती है कि वो गिव राइज कर सकें अलग अलग टिश्यूज़ और ऑर्गन को। फिर 1 मंथ के बाद प्रेगनेंसी के एम्ब्रियो जो है उसका हार्ट फॉर्म हो जाता है। फिर जो एंड है, जब सेकेंड मंथ के एंड में जो प्रेगनेंसी है तो जो फीटस है वो डेवलप हो जाता है और उसके लिम्स और डिजिट्स अकर करने लगते हैं। ईजिली हम उसको देख सकते हैं लिम्स और डिजिट्स में। ओके, नाउ उसके बाद अपीयरेंस ऑफ हेयर ऑन द हेड पे हेयर आ जाते हैं, फीटस का मूवमेंट होने लगता है, उसको हम ऑब्जर्व कर सकते हैं 5th मंथ तक। ओके, आफ्टर 6th मंथ के बाद जो बॉडी है वो कवर हो जाती है फाइन हेयर से, आईलिड सेपरेट कर जाते हैं और आईलैशेस भी फॉर्म हो जाती हैं। फिर बाय द एंड ऑफ 9 मंथ के एंड में जो प्रेगनेंसी है फीटस की वो कम्प्लीटली डेवलप हो जाता है और रेडी हो जाता है डिलीवरी के लिए। अब हम बात करते हैं पार्ट्यूरेशन की। पार्ट्यूरेशन के टाइम पे क्या होता है? जो एक एवरेज ड्यूरेशन है ह्यूमन प्रेगनेंसी का वो लगभग 9 मंथ्स का होता है, जिसको हम गेस्टेशन पीरियड कहा जाता है। और ये जो है इसका जो एक्ट है एक्सपेलिंग द फुल टर्म फीटस, एक फुल टर्म के फीटस को एक्सपेल करना यानी कि बाहर निकालना फ्रॉम द मदर्स यूट्रस, ये जो होता है एंड होता है गेस्टेशन पीरियड का, इसी को बोलते हैं पार्ट्यूरेशन। ये जो पार्ट्यूरेशन है वो सिग्नल करता है ओरिजिनेट फ्रॉम द फुली डेवलप्ड फीटस, वो फुली डेवलप्ड फीटस से ओरिजिनेट करता है। और जो प्लेसेंटा है उसके अंदर वो माइल्ड यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन करती है, जिसको फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स बोला जाता है। जब डिलीवरी होने वाली होती है उससे कुछ पहले ये रिफ्लेक्स जो है कॉन्ट्रैक्शन अकर करता है यूट्राइन वॉल में, जिसकी वजह से जो है ऑक्सीटॉक्सिन एक हार्मोन होता है उसका सेक्रीशन होने लगता है, जो कि कॉन्ट्रैक्शन में हेल्प कर रहा है, यूट्राइन वॉल के कॉन्ट्रैक्शन में हेल्प करता है फ्रॉम मैटरनल पिट्यूटरी। ओके, अब ऑक्सीटॉक्सिन क्या कर रहा है? ये स्ट्रॉन्गर यूट्राइन मसल्स जो होती हैं उनके कॉन्ट्रैक्शन करवाता है, विच लेड टू द एक्सपल्जन ऑफ फुल बेबी फ्रॉम द यूट्रस, जिसकी वजह से पूरा बेबी जो है उसका वो एक्सपेल आउट हो जाता है यूट्रस से थ्रू द बर्थ कैनाल। अब ये जो वेजाइना है इसको बर्थ कैनाल भी बोला जाता है, वहाँ से पूरा बेबी एक्सपेल आउट हो जाता है। ओके, इसके बाद हमारा टॉपिक आता है जिसको हम बोलते हैं लैक्टेशन। लैक्टेशन क्या होता है? जब मेमरी ग्लैंड्स जो फीमेल में प्रेजेंट होते हैं वो डिफ्रेंसिएशन करते हैं और मिल्क स्टार्ट करना प्रोड्यूस करते हैं एंड ऑफ प्रेगनेंसी पे, इसको बोला जाता है लैक्टेशन। ये हेल्प करता है, दिस हेल्प्स द मदर इन फीडिंग द न्यू बॉर्न, इससे जो न्यू बॉर्न है उसको मदर फीड करा सकती है। जो मिल्क है वो कम्स आउट फ्रॉम द मेमरी ग्लैंड ड्यूरिंग इनिशियल डेज ऑफ द लैक्टेशन। लैक्टेशन के इनिशियल डेज पे मिल्क जो है वो प्रोड्यूस होने लगता है, जिसको बोला जाता है कोलेस्ट्रम। जो इनिशियल डेज में एक अगर मदर जो मिल्क प्रोड्यूस कर रही है उसको बोलते हैं कोलेस्ट्रम, जिसके अंदर बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स और एंटीबॉडीज प्रोड्यूस हो रहे होते हैं। तो जो ब्रेस्ट फीडिंग है इसीलिए डॉक्टर्स इसको रिकमेंड करते हैं, क्योंकि ये एक बेबी को हेल्दी बना रही है। Okay, so this is the end of the chapter. I hope these topics are all clear. Lactation is before that parturition, fertilization and gestation period, function of placenta, embryonic development. I hope this topic is clear to you all. So if you all have any problem related to this topic, you all can comment in my comment section. So till then, keep learning. Bye bye.